नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज 2 अक्टूबर है यानी गांधी जयंती है आज। सबसे पहले हम जो है वीडियो शुरू करने से पहले गांधी जी को नमन करते हैं और हम देश में शांति और अहिंसा की जो है कामना करते हैं। आज हम अपने वीडियो में गांधी जी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट विवेक जोशी जी और इनसे हम कुछ जानेंगे कि गांधी जी का जो योगदान किस तरह का रहा देश की आज़ादी में और क्यों उनकी हत्या की गई। तीसरा सवाल हमारा ये रहेगा कि आज अगर गांधी जी होते तो देश का जो है माहौल कैसा रहता है। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। जोशी जी, अब बताइए, आपने काफ़ी स्टडी की है गांधी जी के बारे में। हमने जब आपको कहा कि वीडियो बनाना है 2 अक्टूबर के लिए, तो आपने काफ़ी गांधी जी के बारे में आपने देखा, बुक वगैरह लेके आए हैं, आपने स्टडी किया है। तो क्या कहेंगे सर गांधी जी के बारे में? सबसे पहले उनके बारे में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जब आपने मुझे ये टॉपिक बताया था तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी, जिसमें मैंने सबसे पहले गांधी जी के ऊपर जो उनका मर्डर हुआ था, गांधी जी का जो पॉलिटिकल मर्डर हुआ था, उसके ऊपर जो मैंने रिसर्च करी, हर तरह की पुस्तक पढ़ी, जिसमें मैंने मनोहर मलगांवकर जी की पुस्तक पढ़ी। उसके बाद मैंने नाथूराम गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक जो थी वो भी पढ़ी, और उसके बाद मैंने अशोक कुमार पांडे, जो मैं ये कहूँगा ये थोड़े क्रिटिक हैं, मतलब एंटी सावरकर इनका व्यू रहता है, तो इसको भी पढ़ा। और फिर मैंने जो है ये जजमेंट पढ़ा जो कि पद्मावती जी का ने बनाया है, और डीजी हरिप्रसाद साहब जो हैं उन्होंने इस जजमेंट को बनाया है। ये मतलब जजमेंट पढ़ने के बाद मैंने कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी, लगभग 400 पन्ने की रिपोर्ट है। उसके बाद मैंने कुछ फैक्ट एसिमुलेट किए, जिससे मुझे ये लगता है कि 1947 आते आते जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हो गया, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, नया देश बन गया, तो गांधी जी अपनी पॉलिटिकल यूटिलिटी खो चुके थे। हाँ जी, ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि उस समय श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी अपनी पॉलिटिकल यूटिलिटी खो चुके थे, क्योंकि देश आज़ाद हो गया था। वो खुद चाहते थे कि जो उस समय की जो कांग्रेस है उसको डिसबैंड कर दिया जाए, और जो नेता उस समय की इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहें तो दूसरी पार्टी बनाएं और लड़ें। वो इसको एक ट्रस्ट के तौर पर चलाना चाहते थे। और इसके साथ साथ उस समय पर 2 घटनाएं और हुई कि गांधी जी का एक विशेष झुकाव जो है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा मैसेज जा रहा था भारतीय जनसंघ में, मतलब जनसंघ से मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का नहीं है, जो भारतीय जन समुदाय है, कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं एंटी हिंदू पार्टी बनती जा रही थी। और तीसरा, एक और उस समय पे समस्या उपलब्ध हुई। गांधी जी ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने चालू किए थे, जिनको सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का एक्सपेरिमेंट बोलते थे जी। तो ये ब्रह्मचर्य का जो एक्सपेरिमेंट जो वो कर रहे थे और इसको पब्लिश करना चाहते थे, पहले तो कोई बोलता नहीं था, लेकिन जब ये ब्रह्मचर्य के जो उनके एक्सपेरिमेंट जो थे, जब ये रिटर्न मीडिया में आए, तो उसमें कांग्रेस की बहुत फजीयत होने लगी। तो सबसे पहला पत्र 25 जनवरी 1947 में सरदार पटेल ने गांधी जी को लिखा, और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने महात्मा जी को ये लिखा कि महात्मा जी, आपके द्वारा किए हुए ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसकी वजह से हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप इसको बंद कर दें जी। और एक तरह से इस पर सहमति भी हो गई थी कि आप इनको बंद कर देंगे, हम आगे से इसको नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी ने फिर फरवरी 1947 में एक पत्र लिखा, जो कि नवजीवन पब्लिकेशन को लिखा। वो अपने साथ पे ले लीजिए जी। जो उन्होंने एक पत्र लिखा जो नवजीवन पब्लिकेशन को लिखा, जिसके पब्लिशर थे जीवानी देसाई। उसमें उन्होंने उनको ये लिखा कि आप जो है ये जो मेरे एक्सपेरिमेंट सेलिबेसी ब्रह्मचर्य पर किए हुए हैं, इसको जो है हरिजन नाम का जो एक अखबार वो चलाते थे उसमें लिखें। इसके विरोध में भी
सरदार पटेल ने 16 फरवरी 1947 को गांधी जी को एक बहुत कठोर पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उनको बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ये जो नवजीवन पब्लिकेशन है, ये इस तरह का कोई भी लेख अभिलेख प्रकाशित नहीं करेगा जी। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये हुई 12 जनवरी 1948 की आप तारीख याद कर लीजिए। इस समय पे भारत, हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ छद्म युद्ध में जा चुका था। तो उधर हम लोग कश्मीर बचाने के लिए लड़ रहे थे। हमने आपके साथ वीडियो बनाया जिसमें आर्टिकल 370 के बारे में हमने बताया। एक तरफ तो सर हमारे वीर सैनिक वहां लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान 55 करोड़ रुपए का जो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, हमें उनको देने थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्रीमेंट के तहत, हमें वो देने पर बाध्य कर रहा था। तो 12 जनवरी 1948 को पटेल साहब ने बड़े कड़े शब्दों में हिंदुस्तान में ये बात बोली कि हम इस समय उनको ये अनुदान राशि देने के लिए बाध्य नहीं है और हम अपने हिसाब से देंगे। तो जब उन्होंने ये बात बोली, इसके विरोध में श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को वो अनशन पे बैठ गए। 13 जनवरी 1948 को अनशन में बैठ गए पैसे दिलाने के लिए। सर इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो बात यह है कि कुछ लोग जो गांधीवादी लोग हैं हिंदुस्तान में, वो कहते हैं ये 55 करोड़ की बात पे गांधी जी कभी अनशन पे बैठे ही नहीं थे जी। लेकिन अगर तारीखों को देखें, जिसको मैं कहता हूं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा दिखाता है कि गांधी जी 13 जनवरी को अनशन पे 55 करोड़ दिलाने के लिए बैठे थे, क्योंकि इसमें लॉर्ड माउंटबेटन भी आया, नेहरू जी की भी बात हुई। उसके बाद जो है इन्होंने अनशन पे बैठ गए और आमरण अनशन पे बैठे। ये एक जिद पाल के बैठे थे कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आमरण अनशन करूंगा। और उस समय पे जो दिल्ली में दंगे चल रहे थे, उस दिल्ली के दंगों को शांत कराने के लिए भी ये अनशन किया गया था जी। लेकिन उसके बाद 17 जनवरी 1948 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन एक पास हुआ, जिसमें उन्होंने ये बोला कि भाई ये अनुदान राशि जो है हमारी जो सहमति पाकिस्तान के साथ है हम देंगे। उसके बाद गांधी जी का ये अनशन टूट गया। तो ये सारी चीजें जो हुई इसको, और उस वक्त जब ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान बना तो वहाँ से जो रेफ्यूजी आए वो तो गांधी जी के बिल्कुल खिलाफ हो चुके थे। उस समय खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे नारे लगते थे, मरता है तो मरने दो, हमको मकान दो, गांधी जाए भाड़ में, इस तरह के नारे जो हैं लगते हैं। एक बार तो ये भी हुआ था कि गांधी जी से मिलके जब नेहरू जी जा रहे थे तो कुछ सरदारों की टोली थी जो बेचारे त्रस्त थे। सर दिल्ली में ठंड कितनी होती थी उस जमाने में, वो लोगों के पास रहने के कुछ नहीं था। तो उन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ नारे लगाए, जो भी उन्होंने कहा। नेहरू जी उस वक्त अपनी जीप पे जा रहे थे, नेहरू जी कूद के उनके सामने खड़े हुए और उन्होंने उनको बोला तो वो वहां से भाग गए। ये सब परिप्रेक्ष्य में चलते चलते कांग्रेस जो है उस समय लगभग हारने की स्थिति में आ जाती है अगर आप उस समय चुनाव करवाते हैं। तो उस समय पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके साथ में हिंदू महासभा और हिंदू जागरण, ये जो पार्टीज थी ये उभर रही थी और लोगों की इनमें मान्यता भी बढ़ रही थी, जिसमें नाथूराम गोडसे भी शामिल थे, नारायण आप्टे भी शामिल थे और हमारे देश के सबसे वीर और महान क्रांतिकारी श्री विनायक दामोदर सावरकर भी उसमें शामिल थे। तो ये परिप्रेक्ष्य में अब जो है गांधी जी का पॉलिटिकल मर्डर हुआ। मैं इसको पॉलिटिकल मर्डर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मुझे जो एविडेंस और फैक्ट्स मैंने पढ़े, जो रिसर्च करी, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये एक राजनीतिक हत्या थी, ये कोई रिवेंज में ली हुई हत्या नहीं थी जी। तो हत्या के पीछे कुछ कारण भी तो रहता है, पॉलिटिकल हत्या भी अगर होती है तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। क्या ठोस कारण क्या मानते हैं आप? सर ठोस कारण मैंने आपको 2 बताए। एक तो गांधी जी अपनी पॉलिटिकल यूटिलिटी खो चुके थे और दूसरी पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन चुके थे। वो सरकार में तो थे नहीं जी, बाहर रहते थे और हर डिसीजन सरकार में जो होगा वो गांधी जी से पूछ के लेना पड़ता था और ऊपर से उनके ये एक्सपेरिमेंट चले आ रहे थे। इसकी वजह से जो है एक दिक्कत भरा हुआ माहौल जो है, मतलब उस समय के तत्कालीन जो मिनिस्टर हुए होंगे, लीडर हुए होंगे, उनको देखने में दिक्कत आती होगी। तो और जो माहौल एंटी गांधी बन चुका था पार्टीशन के बाद, वो भी उसका कारण रहा एक उनकी हत्या होने का। लेकिन अब हम बात करते हैं सर जो गांधी जी की हत्या हुई। अच्छा, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई, 30 जनवरी 1948 को हुई, लेकिन उससे पहले ये 5वां अटेम्प्ट था उनकी लाइफ पे।
5वां अटेम्प्ट। हाँ, ये कोई पहला नहीं था, ये 5वां अटेम्प्ट था गांधी जी की लाइफ पे। अब आप ये बात देखिएगा, इससे पहले 20 जनवरी 1948 को गांधी जी के ऊपर सबसे पहला हमला हुआ, मतलब ये चौथा हमला जो अनसक्सेसफुल था, जिसमें एक मदन लाल पाहवा नाम का आदमी था जिसने जाके बिरला हाउस में ग्रेनेड फेंका गांधी जी के ऊपर। गांधी जी के पास जाके फटा, गांधी जी वहां से थोड़ी दूर थे, इसलिए गांधी जी बच गए और वहां भगदड़ मच गई। मदन लाल पाहवा को इन्होंने जिंदा पकड़ा। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये पूरे जो गैंग में कौन कौन शामिल थे। मदन लाल पाहवा, दिगंबर बड़गे, दिगंबर बड़गे के साथ नारायण आप्टे, नारायण आप्टे के साथ गोपाल गोडसे, गोपाल गोडसे के साथ नाथूराम गोडसे और विष्णु करकरे, और इसके साथ एक शंकर किस्टैया नाम का आदमी था जो दिगंबर बड़गे का नौकर हुआ करता था। किस्सा ये था कि सबसे पहले ये जो मदन लाल पाहवा है ये बम फेंक के वहां अफरा तफरी मचाएगा, और सेकंड जो धमाका करेंगे वो जो पीछे उनके चल रहे थे जिसका नाम था दिगंबर बड़गे और उसका जो नौकर था शंकर किस्टैया, ये लोग अपने झोले में से हैंड ग्रेनेड निकाल के फेंकेंगे। गोपाल गोडसे जो नाथूराम गोडसे का भाई था वो बैकअप में था। जब उसने ये मिशन फेल होते देखा, मिशन क्यों फेल हुआ, क्योंकि दिगंबर बड़गे डर गया। दिगंबर बड़गे को ऐसा लगा कि अगर मैंने बम निकाल के फेंक दिया तो और मैं पकड़ा गया तो सारी चीज मेरे ऊपर आएगी, इसलिए सबसे पहले वो भागा। उसके साथ में वहां से शंकर किस्टैया भागा, शंकर किस्टैया के पीछे पीछे विष्णु करकरे वगैरह ये सब वहां से निकल गए। उस समय अरेस्ट नहीं हुए लोग? नो, ये उस समय कोई अरेस्ट नहीं हुआ। 20 जनवरी को जो अरेस्ट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ ये अपना मदन लाल पाहवा करके जो आदमी था वो अरेस्ट हुआ। अब आपको मैं बताऊं, गोपाल गोडसे पिस्तौल लेके, रिवॉल्वर लेके एक ऐसी जगह पे गया जहां से गांधी जी देख रहे थे उसको, लेकिन वो शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसकी जो रिवॉल्वर थी गोपाल गोडसे की और गांधी जी की जो दूरी थी वो आउट ऑफ रेंज था, वो कर नहीं पाया। तो अब दिल्ली पुलिस ने मदन लाल पाहवा को पकड़ लिया, और मदन लाल पाहवा फॉर्मर पुलिस सब इंस्पेक्टर ब्रिटिश इंडिया का था। ओ, ये उस समय ड्यूटी पे नहीं था? लेकिन नहीं, ड्यूटी पे नहीं, वो तो सर उसको तो पाकिस्तान से मार के भगा दिया था, वो तो इधर आया था इंडिया। वो तो उसके बाद जो है जो पाकिस्तान से हमारे लोगों को जो भगा दिया था वो यहाँ पे आया था, अहमदनगर में वो रहता था, विष्णु करकरे को वहां मिला और वहां से वो खड़ा, वो पुलिस सब इंस्पेक्टर था सर जी। आप समझ सकते हैं कि उस आदमी के मन में कितना आक्रोश रहा होगा गांधी जी के प्रति कि भाई ये सारा पार्टीशन इनकी वजह से हो रहा है। वो हालांकि वो सच्चाई थी नहीं थी, वो तो उस समय की बात थी। पार्टीशन उस समय जरूरी भी हो गया था क्योंकि ये लोग नहीं थे तो जिन्ना लोग जो थे वो इसके कारण थे। तो मदन लाल पाहवा को दिल्ली की पुलिस ने पकड़ा। अब उस टाइम में दिल्ली पुलिस में या दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी सरकारी दस्तावेज बनते थे सारे उर्दू में बनते थे। तो पहली FIR 20 जनवरी की जो हुई वो दिल्ली में इसमें हुई, उर्दू भाषा में हुई। उसके बाद इन्होंने पुलिस ने मदन लाल पाहवा को बेहिसाब टॉर्चर किया था, बेहिसाब टॉर्चर किया, क्योंकि तभी तो हम ब्रिटिश से बाहर आए थे जी। तो हमारा DNA तो वही था पुलिस का। उसको इतना मारा कि उसने सब बक दिया। वो बिल्कुल उस समय पे दिल्ली पुलिस के पास सारी जानकारी थी। वो इन्हें मैरीना होटल ले गया। 21 जनवरी को जब ये उसको मारपीट करके उसके मुंह पे कपड़ा बांध के लोगों को दिखाने के लिए ले गए दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, उस समय गोपाल गोडसे वहां चाय पी रहा था। ये चाहते थे कि उसको पहचान ले, लेकिन गोपाल गोडसे ने उसको पहचानने से, मतलब गोपाल गोडसे को उसने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर ये सब लोग जो हैं ये वापस बंबई आ गए। अब इसमें आपको मैं बताऊं 20 जनवरी 1948 तक ये पूरे गैंग का जो लीडर था वो नारायण आप्टे था। ही वॉज इन कमांड, कमांडर इन चीफ। गांधी जी को मारने के लिए नारायण आप्टे था, नाथूराम गोडसे नहीं था जी। लेकिन एक किस्सा ऐसा है जो मास्टरमाइंड ये था। हाँ जी, मास्टरमाइंड ये था, ये लीडर था, ये कमांडर था। तो उसमें मलगांवकर जी की किताब में ऐसा लिखा है और बाकी जो किताबों में ऐसा लिखा है, जब ये वापस जा रहे थे तो ट्रेन शायद भोपाल के आसपास थी, 6 बजे का टाइम था। ये गोडसे साहब इनको अन्ना बोलते थे, नारायण आप्टे को। इन्होंने बोला अन्ना सो रहे हो क्या? तो इसने नारायण आप्टे ने बोला नहीं सो नहीं रहा हूँ, जागा हुआ है, बोल के आ गया। तो इनमें बातचीत हुई। इन्होंने बोला यार सब मिलके गांधी जी को नहीं मार पाएंगे, ये किसी एक आदमी को देना पड़ेगा। तो तब ये डिसाइड हुआ कि मैं लीडरशिप छोड़ता हूं, तू लीडर बनेगा। वहां से नाथूराम गोडसे इस
कुकृत्य का लीडर बना, कमांडर इन चीफ बना। फिर ये दोबारा बॉम्बे आए और एक्चुअल में इनकी ओरिजिनल प्लानिंग ये थी कि ये जो है जिन्ना को, सुहारवर्डी को और लियाकत अली को मोटर से उड़ा दें। तो उस समय ये पैसे जो इकट्ठे कर रहे थे पुर्तगालियों से ये हथियार लेने के लिए कर रहे थे, लेकिन जब तक ये करते तब तक वो चले गए। तो अब टारगेट पे आ गए गांधी जी। एक्चुअल में उसका ओरिजिनल प्लान गांधी जी नहीं थे, उसका ओरिजिनल प्लान जिन्ना था मारने का, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उसने कहा इनको नहीं तो अब इनको ही मार देते हैं। तो ये चीज गांधी जी के साथ हुई। अब मैं आपको बताऊं सर, इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई। जुटाने के बाद इन्होंने पूरी टीम बनाई और ये हेंचमैन की जो टीम है ये वापस दिल्ली आई। और 30 जनवरी 1948 को, एक्चुअली मेरे पास सामग्री इतनी है कि वीडियो जो है आपका 20-25 घंटे का हो जाएगा, तो मैं वो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ। तो ये वापस आए। वापस आने के बाद 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे और उनके साथ नारायण आप्टे और उनके साथ में विष्णु करकरे, ये तीनों गए और पॉइंट ब्लैंक रेंज से नाथूराम गोडसे ने श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी को गोली मारी। 2 गोली मारी या 3 गोली मारी, इस पे विवाद हो सकता है, लेकिन मारी या नहीं मारी इस पे कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ये एडमिटेड फैक्ट है। नाथूराम गोडसे उसने खुला बोला, साहब मैंने गोली मारी। अच्छा, इस पे मैं कहता हूं, जब वो पिस्टल उनके हाथ से, अब जब से उसने गोली मारी, जिस समय पे वो गया, तो गांधी जी अपने साथ में 2 महिलाओं को लेकर चलते थे आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले उसने लेफ्ट हैंड से उस महिला को हटाया, गांधी जी को नमस्ते करा और पिस्तौल उन पर चला दी सर। तो गांधी जी के शरीर पर, क्या बॉडीगार्ड लोग पकड़ नहीं सकते थे इनको? सर मैं तो आपको, ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, आपने अभी ये पिक्चर बनी थी सर शाहरुख खान की, जिस पिक्चर का नाम था बादशाह जी, उसमें आपने देखा होगा कि भाई वो कह रहा है कि मेरे पास बंदूक है, वो कह रहा है चलानी भी तुम ही को है। तो जब आप सभी मिले हुए हो तो किसी को क्यों रोकोगे? गांधी जी के ऊपर जब पहला अटैक हुआ तो दिल्ली पुलिस ने 26 आदमियों की टीम वहां लगा दी, जिसमें से 7 आदमी जो है इसमें थे सिविल ड्रेस में। और ये जो मदन लाल पावा था, इसने लगभग सब डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो टीम है महाराष्ट्र से आ रही है। अब आप बताइए, जब उसने ये भी कहा कि वो फिर आएंगे जी मारने के लिए, फिर आएंगे उसने ये भी बोला था, तो भी नहीं अरेस्ट हुए सर। वो बीच में जब ये टीम यहाँ पे आई बॉम्बे में, तो इनको जो कॉपरेशन मिला महाराष्ट्र पुलिस के साथ, जो बॉम्बे पुलिस के साथ, वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। और महाराष्ट्र बॉम्बे पुलिस को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उस FIR को पढ़ने में, ऐसा मतलब इसमें दिखता है। ये सब होते होते सब चलता रहा। अच्छा सर, ये जो मदन लाल पावा नाम का आदमी था, एक डॉक्टर JC जैन करके आदमी थे जो अपना बॉम्बे में प्रोफेसर थे जी, उनके पास ये काम करता था। तो इसने 15 जनवरी 1948 को जब ये उनसे मिला, तो इसने उनको ये बोला कि सर हम गांधी को मारने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर JC जैन जो थे, उन्होंने इसकी बात का कोई संज्ञान नहीं लिया। बोला यार दुनिया बोल रही है, ये भी यही बोल रहा है, छोड़ो जाने दो इसको। तो सीरियस नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब इसका नाम इसमें आया कि 20 जनवरी में जी गांधी जी को इन्होंने, मतलब गांधी जी के ऊपर हमला हो गया, तो ये जो डॉक्टर JC जैन थे, ये गए BG खेर के पास। BG खेर उस समय, बाल गंगाधर खेर जो थे, वो उस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। ये उनके पास गए तो उन्होंने इनको टाइम नहीं दिया। जब तक ये टाइम मिलने के लिए जाते, तब तक BG खेर ने इनको बोला, देखो भाई मैं तो जा रहा हूँ अहमदाबाद, पटेल साहब के साथ मेरी मीटिंग है, तुम जाओ मुरारजी भाई देसाई से मिल लो। ये मुरारजी भाई देसाई के पास गए। मुरारजी भाई देसाई को इन्होंने बताया कि सर ये जो मदन लाल पावा है, ये मेरे साथ काम करता था और ऐसा 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 हुआ। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि भाई पॉलिटिकल आदमियों के पास क्यों गए, ये पुलिस के पास भी चले जाते थे, जा सकते थे। मुरारजी भाई देसाई को इन्होंने पूरा बताया। अब क्या क्या बताया, JC जैन और मुरारजी भाई देसाई जानते थे, इसके अलावा कोई दूसरा जानता नहीं था। तो मुरारजी भाई देसाई ने भी ये बात जो है JD नागरवाला, जिनको प्यार से जिम्मी नागरवाला बोलते थे, जो उस समय के यहाँ पे कमिश्नर थे, उनको उन्होंने रात को बुला के बताई। और उन्होंने बात करते करते जो अपने सावरकर साहब हैं, उनके ऊपर विजिलेंस डाल दी देखने के लिए कि भाई सावरकर तो इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा इसमें लिखा है।
अब उसके बाद 30 जनवरी को जब ये हमला हो गया और गांधी जी की मृत्यु हो गई, तो मलगांवकर साहब की किताब में एक ये भी किस्सा आता है जिसमें वो लिखते हैं कि अपना मुरारजी भाई देसाई और डॉक्टर जेसी जैन के बीच में वाक युद्ध हुआ, कि जिसमें डॉक्टर जेसी जैन को मुरारजी भाई देसाई ने ये बोला कि तुमने मुझे ये बताया नहीं, तुम मर्डरर हो। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाले। अब मर्डर तो हो चुका था, अब इस गांधी जी का मर्डर हो चुका था 31 जनवरी को। मतलब अब उसमें क्या हुआ कि जिस समय पे गांधी जी को इन्होंने गोली मारी, सबसे निकट तो नाथूराम गोडसे ही था, उसके पीछे सरदार गुरबचन सिंह थे, थोड़ी सी दूर पे थे, और इधर आप्टे और करकरे था। और ये दो लड़कियां जो गांधी जी के साथ चलती थी ये खट गई थी। लगभग आधे पौने मिनट के लिए वहां सन्नाटा था और गोडसे अपने हाथ में बंदूक लेके खड़ा रहा, पुलिस पुलिस करके कि भाई मुझे पकड़ो। ये बिल्कुल झूठ है कि सरदार गुरबचन सिंह ने उसको जाके पकड़ा। गोडसे को जो पकड़ा वो एक वहां पे एयरफोर्स का अफसर था, उसने गोडसे को पकड़ा, और लोग इतना डरे हुए थे कि गोडसे के हाथ में अभी भी स्मोकिंग गन थी जिसमें से धुआं निकल रहा था, कोई आने को पकड़ने के लिए राजी नहीं था। बाद में वो बंदूक पकड़ी गई और वो बंदूक एक दूसरे के हाथ से चलती गई। तो गोडसे ने तब ये बोला, ये खुद के उनके स्टेटमेंट में, कि भाई बंदूक को आप अपनी कस्टडी में ले लो, इधर उधर कहीं मत दो जी, और उसका लॉक जो है वो बंद करो। ऑटोमेटिक वेपन था सर, वो ऑटोमेटिक। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, आपको भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा सर, आपके दर्शकों को। तो गांधी जी का जब ये मर्डर हो गया, अब ये जो कहते हैं कि गांधी जी जब गिरे तो हे राम कह के गिरे, गोडसे का कहना है कि इन्होंने हे राम नहीं कहा, करकरे ने कहा हे राम नहीं कहा, आप्टे ने कहा इन्होंने हे राम नहीं कहा। ये हे राम की कहानी गुरबचन सिंह ने सुनाई। जब उन्हें गोली लगी तो वो नीचे गिरे, उनके मुंह से सिर्फ आह करके आवाज आई और वो गिर गए। अब आप सोचो कि जो आदमी किताब लिख रहा है कि वाई आई किल्ड गांधी, वो खुद रीजन बता रहा है। ये देखो, ये नाथूराम गोडसे द्वारा लिखित किताब है जी, वाई आई किल्ड गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा। और हमारे देश के जो राइटर्स हैं वो कह रहे हैं, और इस किताब को हिंदुस्तान की सरकार ने 1985 तक बंद कर दिया, बैन कर दिया सर जी, चलने नहीं दिया। ये पुस्तक जो है, जब ये पुस्तक आई 1985 में, तब तक कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिख दी। हु किल्ड गांधी, लेट्स किल गांधी, कम किल गांधी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, एक आदमी खुद बता रहा है भाई मैंने क्यों मारा है, और आप कह रहे हो नहीं तुम थोड़ी बताओगे, हम बताएंगे तुमने क्यों मारा। तो इन्होंने सर नई नई चीजें लिख दी इस पुस्तकों में। जो ऑथेंटिकेटेड वर्जन है, जो आदमी मार रहा है उसी को पता है कि उसने क्यों मारा, और उसने आपको बताया, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैंने नहीं बताया जी। अब सर ये सब चीज हो गई, अब ये ट्रायल चला। अब सर मैं आपको बताऊं, जो पिस्टल की बात है, ये जो पिस्तौल थी सर मोहनदास करमचंद गांधी की जिससे हत्या हुई थी, ये कोई हिंदुस्तान में बना हुआ देसी कट्टा नहीं था सर। ये इटली की बेरेटा 9mm की पिस्टल थी, सेम ऑटोमेटिक पिस्टल, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस वाज बेस्ट वेपन फॉर क्लोज रेंज कॉम्बैट। और इस पिस्टल की स्टोरी में आपको बताता हूं सर, इतना इजी अवेलेबल नहीं होगा। और नहीं सर, इस पिस्टल को इन्होंने ट्रेस ही नहीं करा कि इंडिया में कहां से आई। लेकिन इस पिस्टल की स्टोरी कैसी है सर, एक 4th ग्वालियर इन्फेंट्री होती थी सर, एक 4th ग्वालियर इन्फेंट्री करके आर्मी होती थी ब्रिटिश काल में। ये फौज जो है 2nd वर्ल्ड वॉर में इटली के खिलाफ इधर लड़ रही थी सर, अफ्रीका की तरफ में। तो वहां पे जैसे जनरल नियाजी ने हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था, वैसे ही उस जनरल ने लेफ्टिनेंट कर्नल वीवी जोशी के सामने सरेंडर किया था। तो ये जो वेपन था ये वो सरेंडर वेपन है। ओ अब क्यों गए अंग्रेजों ने, तो सरेंडर वेपन सैतन के हाथ में कैसे लग गई बताया ना आप, जो सरेंडर वेपन है। अंग्रेज उस समय के बाद वो जो 4th इन्फेंट्री ग्वालियर इन्फेंट्री बटालियन थी वो वापस हिंदुस्तान आ गई, उसके साथ वो वेपन वापस आ गया। इस वेपन को दंडवते ने खरीदा जयप्रकाश गोयल से। जयप्रकाश गोयल जो है वो एक आर्म्स डीलर था ग्वालियर का, ग्वालियर में हथियार खरीदा गया है। और ना तो जो चार्जशीट जो FIR फाइल्ड हुई उसमें ना तो जयप्रकाश गोयल को इन्होंने एक्यूज बनाया, ना इन्होंने कर्नल वीवी जोशी को एक्यूज बनाया, किसी को नहीं बनाया सर इन्होंने। दिगंबर बड़गे भी एक बदमाश था, हथियारों का ट्रेडर था, लेकिन इलीगल तौर पे करता था। तो ये वो बंदूक थी जिसके ऊपर ये हुआ। गांधी जी की बॉडी में टोटल 5
बुलेट नहीं थे। गांधी जी की बॉडी में टोटल 5 निशान थे। एक निशान जो था, जो ऊपर से लगा, जो उनकी छाती पे लगा गोली, वो गोली का बाहर निकलने का निशान नहीं, वो अंदर ही रह गई। दूसरी गोली लेटरली ऐसे गई, तीसरी ऐसे गई, जिन्हों अंदर से गई और पीछे से निकल गई। गांधी जी की बॉडी का पोस्टमार्टम जो है कर्नल BL तनेजा ने किया, जो इरविन हॉस्पिटल में थे उस समय दिल्ली में। सॉरी, पोस्टमार्टम नहीं, इंक्वायरी इंजुरी रिपोर्ट बनाई उन्होंने। पोस्टमार्टम तो गांधी जी का हुआ ही नहीं है। पहला हत्याकांड ऐसा हुआ जिसमें उसकी तात्कालीन सरकार ने उसको पोस्टमार्टम करने की कोई जरूरी नहीं समझा। क्यों नहीं समझा किसी को पता नहीं, लेकिन हुआ नहीं। सब जो सबसे जरूरी चीज, मतलब मर्डर ट्रायल वो नहीं हुई। अब इन्होंने आगे मर्डर कर दिया सर, वो होता चला गया। अब उसके बाद सर इन्होंने इन सबको पकड़ लिया और ये ट्रायल चला। इस ट्रायल में अब यहाँ से आप स्टोरी सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूँ, मैं तात्कालीन सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। उस समय पे सर इन्होंने तब जो अपना एक प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट हुआ करता था, जिसके तहत इन्होंने सावरकर को डिटेन बनाया। इनके पास कोई सबूत नहीं थे। ये उनके घर में गए, 10,000 कागज उठा लाए, और उन 10,000 कागजों में से कुछ कागज ऐसे थे जो चिट्ठी लिखी हुई थी, गोडसे ने इसको लिखी थी सावरकर जी को, आपटे की चिट्ठियां लिखी हुई थी। वो तो कोई रेगुलर चिट्ठियां थी, क्योंकि वो अग्रणी नाम का एक अखबार चलाते थे। उस अखबार के तौर पे उसमें तो 15,000 रुपए इन्होंने ही दिए थे। अपना जो सावरकर साहब हैं, उस अखबार को चलाने के लिए 15,000 रुपए इन्होंने ही दिए थे जी। तो ये कोई नहीं मना कर रहा कि ये नहीं जानते थे। तो इन्होंने जबरदस्ती के सावरकर साहब के सामने खिलाफ सबूत बनाए, और वो सबूत जो है इन्होंने इकट्ठे करके आगे चलाए। अब जब ये ट्रायल चला तो आप समझिए कि सीके दफ्तरी जो है, वो बहुत सीनियर एडवोकेट थे उस टाइम के, वो प्रोसिक्यूशन को लीड कर रहे थे, और सावरकर जी की तरफ से बोपटकर करके एक वकील थे, वो लीड कर रहे थे इनकी तरफ से डिफेंस को। विटनेस नंबर 78 या 74 है, जिसमें मुरारजी देसाई को बुलाया गया, चीफ मिनिस्टर थे जो। हाँ, जो उस मुरारजी देसाई उस समय पे ये थे, अपने होम मिनिस्टर थे। अच्छा। ट्रायल के टाइम पे बम्बई प्रोविंस के होम मिनिस्टर थे। उन्होंने ट्रायल में बोपटकर ने इनसे ये सवाल पूछा। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मेरे वकील भाई बंधु भी सुन रहे होंगे, वो ये बात, इस सवाल को जरूर ध्यान में दे के सुनिएगा कि उन्होंने, बोपटकर ने उनसे ये पूछा कि सर आपके पास ऐसा क्या सबूत था कि आपने सावरकर के ऊपर विजिलेंस बिठा दिया। तो पहले तो ये यहाँ से अपने मुरारजी भाई, और उन्होंने ये बोला कि सर इस सवाल का जवाब तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन आप पहले सावरकर से पूछ लो कि आप चाहते हो इसके बारे में सुनना या नहीं सुनना। तो बोपटकर ने सावरकर की तरफ देखा, सावरकर ने उसको इशारा किया कि भाई तू सवाल ड्रॉप कर दे। अब आप सोचिए, आत्माराम, जस्टिस आत्माराम जज थे, उन्होंने कोर्ट के में डिक्टेशन दिया सवाल का। डिक्टेशन देने के बाद जो है, सवाल का डिक्टेशन जब उन्होंने दिया जी, तो बोपटकर ने बोला सर ये सवाल मैं ड्रॉप कर रहा हूं। आत्माराम जी बड़े ईमानदार जज थे, उन्होंने कहा सर ये सवाल ड्रॉप नहीं होगा, यही तो प्रोसिक्यूशन का केस है कि सावरकर इसमें लिप्त थे, और आप कह रहे हो मैं इसे ड्रॉप कर दूं। अब आप सोचिए, ये पहला क्रिमिनल केस होगा जिसमें प्रोसिक्यूशन मतलब स्टेट और डिफेंस मतलब दूसरे डिफेंस के वकील, ये दोनों मिलके इन्होंने जस्टिस आत्माराम को कन्विंस करा कि सर आप सवाल ड्रॉप कर दो। तो ये सवाल ड्रॉप करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? अच्छा, ये किसी को पता ना चलता, लेकिन उस दिन वहां पे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आपके जैसा पत्रकार बैठा था सर, वो बाहर गया, उसने टाइप कर दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में, अगले दिन ये सब में आ गया। तो सर ये टाइम्स ऑफ इंडिया नेहरू जी ने भी पढ़ा होगा, सरदार पटेल ने भी पढ़ा होगा, बीजी खेर ने भी पढ़ा होगा, और बाकी लोगों ने भी पढ़ा होगा। आप रिकॉल ऑफ विटनेस करते कि सर ये गलत हो गया? आप तो चाहते थे कि भाई सावरकर को आप फंसाओ, लेकिन इनको ये डर था कि मुरारजी भाई कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे सावरकर के ऊपर जो हमने केस बनाया है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो सर मुरारजी भाई देसाई वहां से चले गए, और अल्टीमेटली ये जो दिगंबर बड़गे नाम का आदमी था, ये दिगंबर बड़गे जो है ये अप्रूवर बन गया, और इसकी बेस पे बाकी लोगों को कन्विक्शन मिला।
लेकिन सावरकर टोटल कितने आरोपी थे सर? इसमें बहुत सारे आरोपी थे। इसमें गोडसे साहब थे, इसमें मननलाल भावा था। साहब तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक सर मैं तो गोडसे साहब को साहब ही बोलूंगा। अच्छा। क्योंकि मैं उन्हें आतंकवादी नहीं मानता, मैं उन्हें देशद्रोही नहीं मानता, मैं उन्हें हत्यारा मानता। उन्होंने गांधी जी की हत्या करी और उन्हें उसका दंड मिला, लेकिन उसके साथ साथ में जब देश आजाद नहीं हुआ था तो गोडसे भी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने अपने अपने अखबार चलाए, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लिखा। आज अगर मैं उन्हें साहब कह दूं तो किसी को इस चीज पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, दिगंबर बड़गे, अपने वीर सावरकर, उनके साथ में डॉक्टर पराचूर, ये एमबीबीएस पास थे सर, जिनकी ये सब आरोपी हैं। ये सब आरोपी हैं। गोपाल गोडसे, उसके बाद शंकर किष्टगिया, विष्णु आर करकरे और नारायण आप्टे, ये सब आरोपी थे। इसमें बाकी लोग तो, जिनमें नारायण आप्टे और सावरकर जी को, सॉरी अपना गोडसे साहब को तो हैंग डेथ मिला, बाकी लोगों को लाइफ मिली, वो बाद में छूट गए। अब इसके बाद सर अपील भी हुई। आत्माराम जी ने सावरकर जी को छोड़ दिया और ये लिखा कि भाई खाली दिगंबर बड़गे की गवाही पर मैं ये नहीं कह सकता कि सावरकर इसमें लिप्त थे, क्योंकि ये खुद चोर है। इसका जो कैरेक्टर है वो डुबिशियस है और ये माफी का साक्षीदार है, अप्रूवर है। तो इसके लिए मुझे कोई कोरैबोरेटिव एविडेंस चाहिए, कोई कोरैबोरेटिव एविडेंस नहीं था, उन्हें छोड़ दिया। अब आप समझिए, ये गया ट्रायल पे। सावरकर के खिलाफ तात्कालीन सरकार ने सावरकर के एक्विटल पे कोई अपील नहीं करी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। नो अपील वाज फाइल्ड और छुट गए वो तो छुट गए। अब आज जब सावरकर नहीं है तो ये सावरकर को गाली देते हैं कि नहीं ये गद्दार थे, इन्होंने गांधी जी की हत्या करी। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ये बात करने का। अब मैं आपको इसके बाद एक आगे की चीज बताता हूं सर। ये सारी चीज हो गई, थोड़ा शॉर्ट में क्योंकि टाइम भी बस अब खत्म ही करने वाले हैं सर। मतलब अब मैं आपको बताऊं, देखिए सावरकर छुट गए, इसके बाद जो है एक और घटना घटी। जो घटना कैसे घटी वो मैं आपको बताता हूं सर। 1964 में 11 नवंबर 1964 की तारीख है, गोपाल गोडसे छूट के आया और क्योंकि ये पूना का ब्राह्मण था तो इसके सपोर्ट में पूना में एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजन किया गया था, जिसको करने वाले जीवी केटकर। जीवी केटकर कौन है? बाल गंगाधर तिलक के पोते जी, उन्होंने किया। अब उस फंक्शन में बाल गंगाधर तिलक के पोते ने बोल दिया कि हमें तो गांधी के मरने से 6 महीने पहले से हमें ये पता था कि ये लोग मारने वाले हैं। तो उसको देख के इन्होंने कपूर कमीशन बिठाया, जस्टिस कपूर का एक कमीशन। उन्होंने सर एक 400 पन्नों की रिपोर्ट लिखी और वो कपूर कमीशन की जो स्थापना हुई सर वो 21 नवंबर 1966 को हुई और 4 साल तक कपूर कमीशन 30 सितंबर 1969 तक ये लिखता रहा, जो भी उन्होंने इंटरव्यू किया। अब आप ये सोचिए, मुरारजी देसाई जो भाई, सबसे पहले सावरकर जी की डेथ के बारे में बात करते हैं। 26 फरवरी 1966 को सावरकर जी चले गए। नेहरू जी 1964 27 मई को चले गए। पटेल की डेथ हो गई 15 दिसंबर 1950 को। बीजी खेर को की डेथ हो गई 8 मार्च 1957 को। मुरारजी भाई देसाई सबसे ज्यादा जीवित रहे 10 अप्रैल 1995 तक। अभी आप ये कपूर कमीशन की तारीख देखिए, 26 नवंबर 1966 से 30 सितंबर 1969। इसमें कपूर कमीशन ने क्या बोला कि सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने ट्रायल कोर्ट में सावरकर जी के ड्राइवर का और सावरकर जी के इसका क्या बोलते हैं, जो ड्राइवर और उनका बॉडीगार्ड था, उसका जो एविडेंस है वो रखा नहीं। वो एविडेंस जो है दिगंबर बड़गे और बिंबा नाम की जो अभिनेत्री थी उसको कोलैबोरेट करता है। अगर ये आपने रखा होता तो सावरकर को पक्का सजा लगती, ऐसा कपूर कमीशन में इन्होंने लिखा है। लेकिन तब तक ना तो सावरकर थे, ना नेहरू थे, ना पटेल थे, ना मुरारजी भाई तो थे, बीजी खेर भी नहीं थे। अब मैं आपके सामने आज ये सवाल रखता हूं कि ये जो ट्रायल जिस तरह से आपने चला, जो इन्वेस्टिगेशन आपने जिस तरह से किया, क्या अगर आप सावरकर को दोषी मानते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद क्या इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू दोषी नहीं माने जाएंगे? क्या इस इंफॉर्मेशन के तहत पे सरदार पटेल के ऊपर उंगलियां नहीं उठती? क्या इस इंफॉर्मेशन के ऊपर मुरारजी भाई के ऊपर इंफॉर्मेशन की उंगलियां नहीं उठती? क्या बीजी खेर के ऊपर उंगली नहीं उठती? जब आपको ये बात पहले से पता लग चुकी थी कि गांधी जी के ऊपर अटैक होने वाला है, उनकी हत्या का एक साजिश चल रही है, तो उस साजिश को रोकने के लिए आपने क्या किया? और सबसे बड़ी बात यह है, आप सावरकर के ऊपर अगर बार बार ये बात करते हैं तो एक उंगली आप सावरकर के ऊपर ये डाल सकते हैं कि भाई ये सावरकर का किसी जमाने में असिस्टेंट रहा है अपना गोडसे।
भाई वो तो कई लोग किसी के होंगे, लोगों की विचारधाराएं चेंज होती रहती हैं, तो इसका मतलब सावरकर ने तो नहीं कर दिया ये। और जिस तरह से आपने जांच पड़ताल बता रहे हैं, जिस तरह से सब केस हुए हैं, इसमें तो साफ साफ लग रहा है कि कुछ बड़ी साजिश थी, सामने ही नहीं आई है। ये जो चीज है, इसमें से एक भी पॉइंट, एक भी फैक्ट मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये मेरी रिसर्च के बेस पे है। कोई मुझे चैलेंज करना चाहे, मैं उसको सबूत के तौर पे ये सब दिखाने के लिए तैयार हूं जो जो मेरे पास है। मेरा फिर से वही कहना है कि गांधी जी की हत्या में सावरकर शामिल नहीं थे, लेकिन अगर आप उन्हें जबरदस्ती, साफ साफ सवाल पूछ रहा हूं मैं शॉर्टकट में, बताइए कि क्या गोडसे जी को फांसी दिए जाने के बाद क्या गांधी जी को न्याय मिल पाया? नहीं, गांधी जी को तो न्याय मिल गया, क्योंकि गांधी जी की हत्या जो है गोडसे ने करी जी, आप पे उसमें शामिल थे। लेकिन उसके अंदर और भी तो मास्टरमाइंड होंगे। इतना बड़ा साजिश किसी ने किया है तो खाली गोडसे की बस की बात तो नहीं लग रहा है। नहीं, इतनी बड़ी जो साजिश थी वो बगैर सरकारी सिस्टम के मतलब ओमिशन किए हुए हो नहीं सकती थी सर। कोई मजाक बात नहीं है कि एक आदमी चलता हुआ जाए और उसे कोई वहां ना पहचाने। सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो अंग्रेजों की बनाई हुई थी और उस समय पे इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी डिपार्टमेंट है बहुत सक्रिय था। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं, आपको ये पता था कि महाराष्ट्र से हिटमैन जाने वाले हैं, तो आपने गांधी जी के घर के बाहर बिरला हाउस जहां वो तैनात थे, तो आपको ऐसे लोगों को वहां पर रखना चाहिए था जो महाराष्ट्र के उन लोगों को पहचान सकते कि हाँ ये कांड कर सकता है। इन्होंने कुछ नहीं करा। आप जैसे कर रहे हैं कि 5 बार उनके ऊपर ट्रायल हुआ मारने की, हाँ, तब भी नहीं लीक हुआ, और 5वीं बार जो है सामने गोडसे पहुंच गए उनकी गांधी जी नजदीक तक, उन्होंने पिस्तौल निकाली, गोली निकाली, रिवॉल्वर तानी, तब तक कोई पकड़ नहीं सका उनको। मारने के बाद भी कोई नहीं पकड़ रहे, आप बोल रहे हैं। तो जो हिसाब से तो चल रहा है, तो हिसाब से तो साजिश का तो कुछ और ही दिख रहा है दिशा। नहीं, साजिश की तो दिशा यही है कि भाई सब जो लोग थे वो शामिल थे। मैं ये नहीं कह सकता कि ये डायरेक्टली शामिल थे या नहीं शामिल थे, लेकिन हाँ इनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। अब मैं जैसे आपको एक बात कहूं कि साहब अपना जब ये सारी बातें हुई जो अखबार में मैंने आपको बताई, सब कुछ हुई, तो सर क्या मतलब उस समय के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे जेडी नागरवाला, उन्होंने जो कोरैबोरेटिव एविडेंस था वो पटेल साहब से भी छुपाया था, उन्होंने वो कोरैबोरेटिव एविडेंस जवाहरलाल नेहरू जी से भी छुपाया था। और अगर उन्होंने छुपाया था तो उस समय तो आपको पता लग गया था कि कुछ ना कुछ है, जब मुरारजी भाई अपने बयानी देने से मुकर गए जी। और मुरारजी भाई तो आपके डायरेक्ट अंडर थे, आप भारत के प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिकॉल ऑफ विटनेस करना चाहिए था। अच्छा, इंसिडेंटली पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बड़े बैरिस्टर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कानून की जानकारी नहीं थी। सरदार पटेल भी बैरिस्टर रहे हैं, और बाकी के जो लोग दफ्तरी जैसे जो वकील, सीनियर एडवोकेट जो काम कर रहे थे वो सब रहे। तो इसमें सर कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति पैदा होती है कि भाई आपने गांधी जी को किसने मारा वो तो ढूंढ लिया, लेकिन किसने मरवाया वो आज भी सवाल बना हुआ है। आज मैं आपके चैनल पे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आगे आएं और इस देश के जो महानायक थे, जैसे गांधी जी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इन महानायकों के साथ एक्चुअल में क्या हुआ, कम से कम जब इनका हम जन्मदिन मनाएं, ये सवाल हमें तात्कालीन सरकार से पूछना चाहिए, आज की सरकार से पूछना चाहिए। आपके पास जो भी आर्काइव्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, आप वो जनता के सामने लाएं। हम देश की जनता है, राइट हमारा है, हमारा संवैधानिक अधिकार है ये जानना कि गांधी जी की हत्या में एक्चुअल में कौन शामिल था, किसने करवाई, वो आज तक शामिल नहीं आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित थे नहीं थे वो भी आज तक सामने नहीं आया। आपने उसको एक शगुफा बना के छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज है ये काफी संशय पैदा करने वाली चीज है। देखते हैं आगे चल के इस चीज में आगे क्या होगा। क्या गांधी जी का जन्मदिन मना लेने से गांधी जी को न्याय मिल जाएगा? न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन जो है जो सही फैक्ट है जो सामने, जो लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि किताबें लिखने से और गोडसे की हत्या के दिखाने से जो है। सर मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये पुस्तक जो है अशोक कुमार पांडे जी की लिखी हुई है जी। इसमें मैंने बहुत कुछ इस पुस्तक में से लिया है जी। लेकिन इस पुस्तक में या और पुस्तकों में जो मैंने देखा, इसमें तो खुल के लिखा भाई मैंने गांधी को क्यों मारा, उन्होंने लिख दी, ये तो गोडसे ने लिख दी। बाकी जो पुस्तकें मैंने देखी सर, उसमें इन्होंने लिखा, लिखने के बाद छुपाया, और छुपाने के बाद उसे नहीं बताया। अच्छा, अब शॉर्टकट में मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ जी सर। ये गांधी जी की हत्या के पीछे 2 अलग अलग रहस्य क्यों चलते हैं? कोई फेवर में है, कोई उनके खिलाफ है, ऐसा क्यों होता है?
कुछ लोग चाहते थे कि गांधी जी मारे जाएं, कुछ लोग नहीं चाहते कि गांधी जी हमारे बीच में होते। सर ये जो 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 मतलब नेशनल लीडर होते हैं या जो मतलब इस डिसीजन मेकिंग चीज़ों में होते हैं, उनके साथ एक चीज़ होती है कि उनके दोस्त भी होंगे, उनके दुश्मन भी होंगे। अभी जैसे आप एक पॉलिसी बना रहे हैं, वो पॉलिसी आप हिंदुओं के फेवर में बना रहे हैं तो मुसलमान नाराज, अगर आप मुसलमानों के फेवर में बना रहे हैं तो हिंदू नाराज। समझ रहे हैं आप? अभी पुलिस जाके चोर को पकड़े तो चोर के परिवार वाले पुलिस से नाराज जी। तो सर जो अभी जैसा वकील मैं हूं, मैं कोई केस जीत गया तो जिसको मैंने हराया उसके परिवार वाले मुझसे नाराज। तो हमारे तो दोस्त भी होंगे और दुश्मन भी होंगे, और गांधी जी जो हैं उसी श्रेणी में थे। जिनके लिए वो अच्छा कर गए वो गांधी जी के फॉलोअर हैं, जिनके लिए वो अच्छा नहीं कर गए वो गांधी जी के विरोध में है। वो बोलेंगे सही हुआ जो वो हुआ सही हुआ, बस यही चीज है साहब, और कुछ नहीं। थैंक यू सर। विवेक जी ने बहुत मेहनत करके जो है स्टडी किया और बहुत अच्छी जानकारी दी जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो हम भी यही चाहते थे कि आज गांधी जयंती के अवसर पर जो है गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें हम आप तक ला सकूं। तो आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा, गांधी जी के विषय में जो हमने चर्चा की, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और एक रिक्वेस्ट जो है हमारा खास, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अलग अलग विषयों पर देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।